नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अभी इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो सबसे खराब स्तर पे अभी चल रहा है। और जिसका कारण आप सभी को पता होगा कि 15 जून को चाइनीज फ़ौज और इंडियन फ़ौज के बीच में झड़प हुई थी बॉर्डर पर, सीमा पर, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बन गया। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो 20 जवान हैं उनको शहादत देनी पड़ी थी। और उसके बाद से भारत में चाइना के खिलाफ एक आक्रोश देखा जा रहा है और सरकार भी अपने स्तर पर अलग अलग जो स्टेप्स है वो ले रही हैं, चाहे वो ऐप्स को बैन करना हो या फिर रोड और हाईवे में जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले थे वो कैंसिल करना हो, या BSNL MTNL को चाइनीज इक्विपमेंट को यूज ना करने की सलाह देने। तो इस तरीके के कई जो स्टेप्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ले रही है और फ्यूचर में भी ऐसे स्टेप्स आपको इंडियन गवर्नमेंट उठाते हुए दिख सकती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात सिर्फ अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो करंट सिचुएशन है, उस पर ही नहीं कर रहे हैं। हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा, मीन्स आपके मतलब इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशन है वो किस तरीके का है, भारत का क्या फॉरेन पॉलिसी है चाइना के खिलाफ, या चाइना की जो नज़रिया है भारत के लिए वो कैसा है, वो भारत को किस तरीके से देखता है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में और बहुत ही संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे। संक्षिप्त में दोस्तों इसलिए क्योंकि दो देशों का जो रिश्ता है वो कोई एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने का नहीं होता है। जो संबंध होते हैं वो काफ़ी पुराना होता है और इसमें बहुत कुछ कवर होता है। तो ये 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे की वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको टाइम कम पड़ जाएगा पूरा डिटेल में समझने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आपको दोनों देशों के बीच के जो संक्षिप्त में बता सकता हूँ रिलेशन के बारे में, वो बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में, एंड चाइना हमारे बारे में क्या सोचता है, हमको किस तरीके से देखता है, एंड इंडिया कितना प्रिपेयर है और चाइनीज़ थ्रेट, चाइनीज़ कॉम्पिटिशन, इन सब को टैकल करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। सो दोस्तों, एक और इंडिया और चाइना को आप ट्रेड एंड कॉमर्स में देखते होंगे कि इंडिया जो है चाइना जो है इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वुहान समिट होते हैं, ब्रिक्स में आप देखते होंगे कि जो चाइनीज प्रीमियर है और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपको हैंडशेक करते हुए दिखते होंगे। जो भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो चाइना जरूर जाते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, उसके बाद हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, वो भी चाइना गए। नरेंद्र मोदी जी का भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक रिलेशन है शी जिनपिंग के साथ। और चाइनीज़ जो प्रीमियर हैं वो भी, जो भी वहाँ के होते हैं, वो इंडिया विजिट पे ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो चलता रहता है। यानी कि कहने का मतलब था कि डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया और चाइना तो एक दूसरे को एक अच्छा दोस्त दिखाने की कोशिश करते ही करते हैं, दुनिया को भी और एक दूसरे को भी। तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चलता रहता है। जितने भी समिट होते हैं उसमें दोनों ही देश पार्टिसिपेट करते हैं, हैंडशेक करते हैं, जो फॉर्मल एक आप कह सकते हैं कि तो सब चलता रहता है। एंड जो प्रीमियर एंड हेड ऑफ द स्टेट लेवल पे वहाँ पे भी बातचीत चलती रहती है, और साथ साथ ट्रेड और कॉमर्स भी चलता रहता है। और आप तो इंडियन मार्केट के बारे में जानते ही हैं कि इंडियन मार्केट जो है वो कितना फ्लडेड है चाइनीज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स से। तो दोस्तों, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना जो है वो इंडिया को किस किस मोर्चे पर आप कह सकते हैं कि वो रास्ता ब्लॉक करता है, रास्ता रोकने की कोशिश करता है एंड इंडिया के अगेंस्ट होता है। तो उन छोटे छोटे इश्यूज़ को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रेड और डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया और चाइना एक दूसरे को दोस्त बताते हुए भी किस किस मोर्चे पर चाइना जो है वो भारत को आप कह सकते हैं नीचे दिखाने की कोशिश करता है, उसके प्रोग्रेस में एक बाधा बनने की कोशिश करता है, एंड घेरने की कोशिश करता है, और इंडिया उसको किस तरीके से टैकल करता है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टेररिज्म का। आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है, और इंडिया का जो पड़ोसी मुल्क है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का, उसको
आतंकवादियों का सरजमी कहा जाता है, धरती कहा जाता है, जहाँ से टेररिस्ट पैदा होते हैं, लैंड ऑफ टेररिस्ट आप कह सकते हैं। सो दोस्तों वहीं का एक टेररिस्ट है जैश ए मोहम्मद चीफ अजहर मसूद अजहर। तो दोस्तों इस टेररिस्ट को इंडिया यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता है। और इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जब भी इस पे डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं, ये मुद्दा यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाता है, तो वहाँ जो 15 मेंबर हैं परमानेंट एंड टेम्पोररी, उन 15 में से सिर्फ और सिर्फ चाइना ही इकलौता ऐसा देश है कि वो इस अपने वीटो पावर को यूज करके मसूद अजहर को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित नहीं होने देता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इंडिया जो चाहता है कि हम इस टेररिस्ट को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करवा लें, तो चाइना रास्ते में बाधा डालता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे रिवर डिस्प्यूट के बारे में, यानी कि रिवर को भी लेके काफ़ी ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। अब कौन सा रिवर है वो? तो दोस्तों वो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत से स्टार्ट होती है, वहाँ पे उसका नाम यार्डलोंग सांपो करके है। तो वहाँ से वो स्टार्ट होती है, चाइना होते हुए इंडिया की तरफ आती है और एट लास्ट फाइनली वो जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो दोस्तों चाइना जो है वो अपर रीजन में है, और अपर रीजन में होने के कारण चाइना जो है वो एक डोमिनेंस पोजीशन में है। और चाइना वाटर सप्लाई को, क्योंकि वो अपर रीजन में है, तो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, या वाटर फ्लो को एक तरह से आप कह सकते हैं कि डाइवर्ट कर सकता है, और चाइना ऐसा करता भी है। इसके अलावा चाइना जो है वो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। आप कह सकते हैं बड़े नहीं, बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, और वो इसलिए बना रहा है ताकि वो वाटर सप्लाई को, वाटर फ्लो को वो डाइवर्ट कर दे या पानी को रोक दे। इन फ्यूचर जब ऐसा कुछ इंडिया और चाइना के रिलेशन ख़राब हो रहे होंगे तो इंडिया को सबक सिखाने के लिए, या फिर इतने लार्ज अमाउंट में वाटर को रिलीज कर दे कि फिर इधर बाढ़ जैसा सिचुएशन बन जाए। और दोस्तों क्या ऐसा चाइना कर सकता है? तो दोस्तों चाइना ऐसा ज़रूर कर सकता है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशन ज़रूर अच्छे हैं। लेकिन अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो इंडिया जो है वो चाइना पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। तो हम चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। चाइना कुछ भी कर सकता है, क्योंकि चाइना जो है, वहाँ की जो सरकार है, वो टोटल वॉर में विश्वास रखती है कि कैसे किसी देश को बर्बाद करना है। अब दोस्तों चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के अलोंग काफ़ी ज़्यादा वो बना रहा है, क्या बोल सकते हैं आप उसको, डैम्स बना रहा है। जैसे कि दागू, जेक्सू, जंगमू, जाइचा, ये सारे जो है इनके डैम के नेम है, थोड़े से अटपटे ज़रूर होंगे, लेकिन उनके यहाँ ऐसे ही नाम होते हैं। 640 मेगावाट का एक डैम उन्होंने क्रिएट कर रहे हैं, 510 मेगावाट वहाँ से, एंड 320 मेगावाट। तो इस तरीके के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो वहाँ पे बना रहे हैं। और क्योंकि वो अपर रीजन में है, तो डोमिनेंस पोजीशन में है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकते हैं और पानी को, फ्लो को डाइवर्ट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज सप्लाई को रोक सकते हैं, या एक काफ़ी ज़्यादा रिलीज कर सकते हैं। तो इससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों मैं वीडियो के स्टार्टिंग से ही ट्रेड कॉमर्स इनकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इंडिया के लिए एक थोड़ा सा कंसर्न है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, यानी कि अगर हम पहले की बात करें सन 2013 की, तो उस वक्त जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट था वो 31 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि आज 2019 में बढ़कर, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं डेटा की, तो वो बढ़ के करीब 50 बिलियन यूएस डॉलर के करीब हो चुका है। सो दोस्तों जैसे जैसे ईयर्स बीत रहे हैं, साल वर्ष बीत रहे हैं, चाइना और इंडिया के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे एक सवाल निशान खड़ा होता है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सभी कैंपेन पे, कि इनके होते हुए भी ट्रेड डेफिसिट कैसे बढ़ रहा है। तो सरकार को इसमें देखना पड़ेगा, इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा कि इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ताकि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए और ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए। क्योंकि दोस्तों अगर दो देशों के बीच का ट्रेड डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो दूसरे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो यहाँ पर हमारे रिश्ते अभी चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं, तो अब हमको सरकार के स्तर पे भी और एज अ नॉर्मल सिटीजन, कॉमन सिटीजन के तौर पे भी हमको आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत करनी होगी। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले कुछ महीनों से कह रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, ताकि हम चाइनीज़ सामान पे जो हम निर्भर हैं उसको हम कम कर सकें।
अब दोस्तों बात करेंगे चाइना पाकिस्तान एक्सिस के बारे में। चाइना पाकिस्तान एक्सिस क्या है? तो दोस्तों इंडिया के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि जो इंडिया के दोनों नेबर्स हैं वो बड़े ही दुष्ट किस्म के हैं, यानी वो दुष्ट मानव है। पाकिस्तान और चाइना वो हर एक दिन, हर एक मिनट और हर एक सेकेंड इस फिराक में बैठे होते कि किस तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे किसी भी तरीके से पहुंचाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे चाइना जो है वो पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड कहता है, यानी कि सबसे अच्छा दोस्त कहता है, और सदा मतलब हमेशा जो दोस्त रहने वाला दोस्त है वैसा दोस्त मानता है पाकिस्तान को। तो दोस्त ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को वो यूं ही दोस्त मानता है, उसको ये साफ साफ चाइना को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो तो इंडिया और चाइना के रिलेशन से भी कहीं ज़्यादा ख़राब है, और हर दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ तो आप बॉर्डर पे होता ही रहता है, सीज फायर का वो उल्लंघन करते रहते हैं। तो हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं जब आज़ादी के अगर हम वक्त से बात करें तो चाइना यहाँ पे क्या करता है कि पाकिस्तान को वो अपने मोस्ट एडवांस्ड और नेक्स्ट जनरेशन के जो वेपन्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है। जनरली दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो भी एडवांस कंट्रीज है, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, तो रशिया, तो ये जो है अगर वेपन्स बेचते हैं तो सबसे जो एडवांस लेवल के होते हैं वो नहीं बेचते हैं, क्योंकि वो खुद यूज़ कर रहे होते हैं। जो उससे 1 या 2 जनरेशन पहले के उनके वेपन्स होते हैं वो किसी दूसरे कंट्री को बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना क्या करता है कि जो अब उसके सबसे मोस्ट एडवांस वेपन्स होते हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है, और उसका सिर्फ एक ही मतलब है, सीधा साधा मतलब है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान वॉर में उलझते हैं तो फिर उस वक्त पाकिस्तान के पास एज पार विद इंडिया उसके पास भी डेवलप्ड एडवांस लेवल के जो वेपन्स हैं वो हो, और इंडिया के आप यूँ कह सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ वॉर के लिए हर दिन पाकिस्तान को तैयार करता है। कौन करता है? तो चाइना। अब दोस्तों वो उसको ड्रोन प्रोवाइड करता है, सबमरीन प्रोवाइड करता है, फाइटर जेट प्रोवाइड करता है, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करता है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो इस तरीके से चाइना को पाकिस्तान को चाइना जो है वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार करके रखता है कि जब भी अगर युद्ध हो तो पाकिस्तान के पास ये सारे एडवांस लेवल के जो वेपन्स हैं वो हो, ताकि वो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँगा ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में। अब मैं एकाएक ये टॉपिक क्यों चेंज कर रहा हूँ तो मैं ये आपको बताऊँगा अभी। दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? अगर आप लोगों को अगर सन 1971 भारत पाकिस्तान वॉर के बारे में, अगर युद्ध के बारे में पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। दोस्तों उस वॉर में क्या हुआ था कि हमारी जो इंडियन नेवी है उन्होंने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को बुरी तरीके से मतलब टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। और दोस्तों आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि 6 दिन तक कराची पोर्ट जो था वो जलता रहा था, वहाँ से धुआं दिखाई दे रहा था, और वहाँ पे मतलब कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया था सब कुछ, उस पूरे पोर्ट को। और उस वक्त पाकिस्तान के पास इकलौता पोर्ट था कराची पोर्ट, और पाकिस्तान उसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता था कराची पोर्ट को लेकर। तो उस कराची पोर्ट को ही इंडियन नेवी जो थी उन्होंने इस तरीके से वहाँ पे बम गोले दागे कि उसको पूरा बर्बाद कर दिया। और इंडिया तो 1970 की वॉर में जीता ही था, पाकिस्तान हारा था, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया ने उसका काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज भी किया था, क्योंकि वो इकोनॉमिक पोर्ट था। सो उसको बर्बाद करके इंडिया ने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज भी पहुंचाया था। अब दोस्तों पाकिस्तान इससे सबक लिया, और क्योंकि कराची पोर्ट जो था वो इंडिया से काफ़ी करीब पड़ता है, तो उसने सबक लिया कि अगर नेक्स्ट बार अब कभी अगर वॉर होता है और कराची पोर्ट उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इंडिया फिर उसको बर्बाद कर देगा। तो पाकिस्तान ने एक सबक भी लिया, और उसके मन में एक डर भी था कि हमारा तो जो वॉर है वो आगे भी चलता रहेगा, हम तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना नहीं चाहते हैं, तो वॉर तो होंगे ही होंगे, और फिर वो इंडियन नेवी फिर से हमारे कराची पोर्ट को जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय कर देगी, और हमको बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक धक्का लगेगा। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक अल्टरनेट पोर्ट बनाएं। तो उन्होंने पोर्ट ऑफ ग्वादर पोर्ट उन्होंने बनाने का सोचा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक उसमें क्यों गया था, ये कहानी आपको क्यों सुना रहा था इंडियन नेवी के बारे में, ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में। और दोस्तों आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये 4 दिसंबर को इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन को
सक्सेसफुल किया था। इसलिए हम लोग 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे भी मनाते हैं। तो दोस्तों आप इस दिन को याद करके रखिए। हम लोगों के अंदर एक कमी कह सकते हैं आप, कि जो हमारे लिए गौरव वाले जो दिन हैं, जो डेट्स हैं, वो ही हमको याद नहीं रहते, और हमको वो सारे डेट्स याद रहते हैं जो वेस्टर्न लोग उन जिन डेट्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों हमें इन डेट्स को भी याद रखना चाहिए, और हमको अपने इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के जो अलग अलग ऑपरेशन है, सब ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन ट्राइडेंट, तो इन सभी के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो इतिहास है, हमारे जो आर्मी है, हमारे जो नेवी है, उन्होंने किस किस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो ये सब हमको पता होना चाहिए। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में क्यों बताया, हम तो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान जो है वो तभी बनाया जब उसको कराची पोर्ट के ऊपर खतरा दिखा भारत से। अब आज के दिन में ग्वादर पोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप उसको समझिए। चाइना का एक इनिशिएटिव है OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या इसको कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। तो इसमें क्या है कि चाइना जो है वो चाइना से एक आप यूँ कह सकते हैं कि कनेक्ट कर रखा है एक रोड के थ्रू पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, यानी कि कनेक्ट CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये ग्वादर पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है इसको समझिए। पाकिस्तान को चाइना ने कहा कि आप ग्वादर पोर्ट को डेवलप करो, खर्चा हम उठाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चाइना जो है वो पाकिस्तान को गिफ्ट नहीं दिया है, वो उसका अपने फ़ायदे हैं। अब उसको फ़ायदा क्या है, आप उस फ़ायदा को समझिए। चाइना का जो है वो डायरेक्ट एक्सेस इंडियन कोस्ट लाइन के अलोंग नहीं है। अगर आप इंडिया और चाइना के मैप को देखेंगे तो इंडिया और चाइना का डायरेक्ट लैंड बॉर्डर तो ज़रूर है, लेकिन कोस्ट लाइन डायरेक्ट एक्सेस नहीं है चाइना को इंडियन कोस्ट लाइन में। तो अब उसको क्या क्या फ़ायदा होता है, एक तो कि ग्वादर पोर्ट जो है वो कराची से काफ़ी ज़्यादा दूर है। आप यूँ कह सकते हैं कि 450 किलोमीटर के करीब, हाँ 460 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कराची। तो कराची से दूर है, यानी कि भारत से भी दूर है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी सी फ़ायदा की बात है कि जो डर उनको कराची पोर्ट के लिए था कि अगर फिर वॉर होगा तो इंडियन नेवी जो है वो कराची पोर्ट को फिर बर्बाद कर देगी, तो वो काफ़ी दूर चले गए। अब वो चले गए ईरान बॉर्डर। ग्वादर पोर्ट जो है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे दोस्तों, आप सर्च जरूर करिएगा कि ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है, उसको देखने के लिए। तो जो ग्वादर पोर्ट है वो ईरान के करीब है। अब ईरान, इराक या जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें वो किस लिए जाने जाते हैं, तो वो ऑयल रिजर्व्स के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पे चाइना का क्या फ़ायदा है, मैं वो बता रहा था। तो दोस्तों चाइना को, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि एक एंट्री गेट मान सकते हैं उसको आप सेंट्रल एशियन मार्केट, सेंट्रल एशियन रीजन से। तो वो वहाँ से ऑयल इम्पोर्ट मंगाता है। अब उसको फिर वो ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट है, और CPEC से क्या कनेक्ट है, चाइना कनेक्ट है। तो यहाँ पे चाइना को जो है वो ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। उसको लंबा सी रूट को की जगह उसको एक अल्टरनेट मिल गया कि अब वो CPEC के थ्रू आराम से सेंट्रल एशियन रीजन से मार्केट से सामान को चाइना तक मंगा सकता है। एक तो वहाँ पे उसका ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जैसा मैं आपको बार बार अभी कह रहा था कि चाइना का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इंडियन कोस्ट लाइन के, लेकिन दोस्तों जब ग्वादर पोर्ट उसने पाकिस्तान से कह के बनवाया तो अब उसको एक एक्सेस मिल गया इंडियन कोस्ट लाइन पे नज़र रखने के लिए, यानी कि इंडियन नेवी पे नज़र रखने के लिए। अब यहाँ पे दोनों दोस्तों का फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और चाइना का भी फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है कि चाइनीज आर्मी भी, अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पोर्ट बनवाया है तो वो पाकिस्तान के ही हाथों छोड़ रखे, वहाँ पे उनके मिलिट्री भी हैं। तो अब क्या है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इंडिया के नेवी पे नज़र रख सकते हैं। तो जहाँ एक और उनका कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं था इंडियन कोस्ट लाइन का, अब उनको काफ़ी करीब आ गए इंडिया का। तो इंडिया के काफ़ी करीब आने से उनको फ़ायदा मिलेगा कि इंडियन नेवी क्या कर रही हो, पल पल का खबर उनको मिलता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान से डेवलप करवाया है। अब दोस्तों ग्वादर पोर्ट को डेवलप करवाया तो इसके बदले में इंडिया ने क्या किया है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं CPEC के बारे में ही थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। अब दोस्तों CPEC जो है वो POK होकर गुजरता है, ठीक है दोस्तों, और POK जो है वो हमारा है। पाकिस्तान ने उसको गैरकानूनी तरीके से, गलत तरीके से उसको कब्जा रखा है। सो दोस्तों यहाँ पे इंडिया का ऑब्जेक्शन है कि आप वहाँ से इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे बना सकते हैं। एंड दोस्तों इसका नाम जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन ये रास्ता गुजर कहाँ से रहा है, ये जो रोड है, ये बेल्ट है, वो कहाँ से गुजर रहा है,
तो पीओके से, गिलगिट बालूचिस्तान से गुजर रहा है। और गिलगिट बालूचिस्तान है क्या, तो ये हमारा रीजन है। इंडिया ने यहाँ पे कहा कि आप पाकिस्तान एक तरीके से सीपैक को गिलगिट बालूचिस्तान एरिया से आप वहाँ से आप निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से आप हमारे सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। यानी कि आप इनडायरेक्टली पाकिस्तान का क्लेम का सपोर्ट कर रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान का है, लेकिन वो हमारा हिस्सा है। आप हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे सोवरेनिटी में आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया का ऑब्जेक्शन है सीपैक को लेकर भी। और सिर्फ इंडिया का ही ऑब्जेक्शन नहीं है, वर्ल्ड के जो बहुत से कंट्रीज हैं उनको भी ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं है कि वो इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सीपैक जो है वो चाइना का वन बेल्ट वन रोड जो उनका ड्रीम है, वो शी जिनपिंग का, उसका ही एक छोटा सा ये पार्ट है। छोटा सा आप नहीं कह सकते, वन ऑफ द मेजर पार्ट है सीपैक। ये कोई अलग से सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के बीच का कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे चाइना को इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि आप हमारे सॉवरेनिटी को आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे भी दिक्कत है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा था ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट जब उसने डेवलप किया पाकिस्तान को कह के कि आप बनाइए वहाँ पे, तो इससे उनको इंडियन ओशन के काफ़ी वो करीब, मतलब इंडियन ओशन पे वो नज़र रखने में उनको आसानी मिलने लगी। इंडियन नेवी के साथ साथ वो यूएस नेवी पे भी नज़र रख सकते थे। तो दोस्तों इसके बदले में इंडिया ने काफ़ी बढ़िया काम किया। इंडिया ने ईरान से बात किया और ईरान में एक पोर्ट को डेवलप किया, दोनों को कोऑपरेशन से साथ मिलकर। उस पोर्ट का क्या नाम है, तो चाबहार पोर्ट है। अब दोस्तों ये चाबहार पोर्ट जो है और चाइना का जो पाकिस्तान में जो पोर्ट है जो चाइना ने बनवाया है ग्वादर पोर्ट, इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। यानी कि उनके ग्वादर पोर्ट के बदले में इंडिया ने ईरान के कोऑपरेशन के साथ सपोर्ट के साथ चाबहार पोर्ट को डेवलप करवाया। अब चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट, इससे क्या होगा, इससे इंडिया जो चाबहार पोर्ट बनने के बाद इट कैन अलाउ इंडिया टू मॉनिटर द पाकिस्तान एंड चाइनीज नेवी इन द इंडियन ओशन एंड देयर एक्टिविटीज़। यानी कि अब जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं वो इंडिया काफ़ी आसानी से नज़र रख सकता है पाकिस्तान पर भी और चाइना पर भी। और ये कैसे रखा, जब इंडिया ने देखा कि आपने ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान में बनवाया है, तो चलिए हम उसके बगल में ही बनवा लेते हैं चाबहार पोर्ट ईरान के साथ मिलकर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि चाइना हर जगह डोमिनेंस पोजीशन में है, इंडिया जो है उसको कवर करने की कोशिश करता है एंड बहुत जगह हम चाइना को मात देते भी हैं। लेकिन दोस्तों चाइना जो है वो एक सच्चाई तो आपको मानना पड़ेगा कि चाइना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है एंड काफ़ी ज़्यादा वो इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड भी है। तो वो चाहता नहीं है कि इंडिया किसी भी तरीके से चाइना को कॉम्पीट कर पाए इस रीजन में भी एंड वर्ल्ड लेवल पे। तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो एशिया में भी इंडिया को नहीं चाहता है कि इंडिया उसको कम्पीट कर पाए। अब दोस्तों फिलहाल जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको भी आप जानिए थोड़ा सा। पीओके, अक्साई चीन, उन्होंने हमसे 1962 वॉर में हमसे छीन लिया था, उसको कब्जा लिया था। पाकिस्तान ने हमसे कश्मीर को गलत तरीके से छीन रखा है। तो दोस्तों इस पीओके का एक छोटा सा हिस्सा है शख्सगाम वैली, जो कि पाकिस्तान ने और लालच में चाइना को बेच दिया है। तो अब यहाँ पे चाइना का कंट्रोल है। अब दोस्तों ये जो अक्साई चीन है और जो शख्सगाम वैली है, उस दोनों के बीच में हल्का सा जो कुछ एरिया है वो अभी भी ना तो पाकिस्तान के पास है, यानी कि वो हमारे कश्मीर तो हमारा पूरा है, अक्साई चीन भी है, पीओके भी हमारा है, और जो हमारा कश्मीर है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एरिया तो वो तो हमारा है ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो ये सीमा विवाद चल रहा था, वो चाइना क्या करना चाह रहा था उसको आप समझिए, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा इस पूरे विवाद का जड़। अक्साई चीन चाइना के पास है, शख्सगाम वैली पाकिस्तान ने बेच दिया चाइना के हाथों। तो ये इन दोनों ही जगह चाइना का कंट्रोल है। अब ऐसे मानिए कि यहाँ पे अक्साई चीन है, इधर मान लीजिए कि आप शख्सगाम वैली है, जो बीच का जो एरिया है वो अभी भी इंडिया के कंट्रोल में है। अभी भी कहने का मतलब कि इंडिया के कंट्रोल में है, वहाँ पे इंडियन आर्मी तैनात है, मुस्तैदी से तैनात है। अब चाइना चाहता है कि कुछ भी गड़बड़ी करके इन दोनों शख्सगाम वैली और अक्साई चीन का जो ये डिस्टेंस है जो अब तक कनेक्ट नहीं कर पाया चाइना, वो किसी भी तरीके से उस एरिया को कब जाना चाहता है ताकि उसको फिर डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए।
एक डायरेक्ट रूट मिल जाए वहाँ से, तो वो उसी एरिया में जो है वो गड़बड़ी कर रहा है। और भी बहुत से कारण हैं कि इंडिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है अलोंग द बॉर्डर। सो मेन रीज़न यही है कि वो सक्सगाम वैली और अक्साई चीन को जो है वो कनेक्ट करना चाहता है ताकि वो इंडिया को और ज़्यादा परेशान कर सके। और दोस्तों वैसे इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रेड रिलेशन आपको बढ़िया दिखेगा। आपके जो दोनों के हेड ऑफ़ द स्टेट हैं वो आपको टीवी पे हंसते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है जो हमको निभानी होती है। लेकिन अगर हम लॉन्गर ब्रॉडर व्यू में देखें तो चाइना जो है वो इंडिया को बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से स्टेबल रहे इंडिया को अस्थिर करने के लिए, ठीक है, इंडिया की स्टेबिलिटी को बिगाड़ने के लिए वो हर एक प्रयास करता रहता है। पाकिस्तान उसका एक मोहरा बन चुका है, प्रॉक्सी स्टेट बन चुका है, तो वो हर तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या डिप्लोमेट लेवल पे हो, हर तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट करता है ताकि वो इंडिया को परेशान करता रहे। और दोस्तों इस वक्त तो वो नेपाल में भी उसका इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग भी अभी न्यूज़ में ये देखते होंगे, आर्टिकल्स पढ़ते होंगे कि किस तरीके से नेपाल जो है वो इंडिया के खिलाफ एग्रेसिव स्टेटमेंट को देता है, और इसके पीछे कोई और नहीं है, चाइना है। सो दोस्तों चाइना जो है वो काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा है। सो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बोला, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट को लेकर बोला या फिर ये सीपैक के बारे में मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को चाहिए कि जो अब तक इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसी रहा है, पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट, चाइना को हमेशा इंडिया जो है वो खुश करता रहा, क्योंकि हम लोग चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। लेकिन दोस्तों अब वो टाइम आ गया है कि हम लोग को चाइना पर से अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना होगा, और एक नया विदेश नीति हमको अपनाना पड़ेगा, एक नया नीति हमको अपनाना पड़ेगा चाइना को सबक सिखाने के लिए। क्योंकि दोस्तों नेहरू जी से जो गलती हुई, मैं यहाँ पे नेहरू जी की गलती को नहीं कहूँगा, क्योंकि दोस्तों फॉरेन पॉलिसी जो होता है वो हमेशा आपका एक जैसा नहीं रह सकता है, आपको समय के हिसाब से उसको बदलना पड़ेगा। नेहरू जी उस वक्त जो प्रयास कर रहे थे उनका प्रयास आप गलत नहीं कह सकते हैं, टोटल अगर सही नहीं कह सकते तो आप गलत भी नहीं कह सकते हैं, और वो उस वक्त का जो डिमांड था उसको पूरा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब 1962 1950 वो टाइम नहीं रह गया है, अब हम लोग 2020 में जी रहे हैं, और हमको आगे एक और भी आने वाले टाइम में एक एग्रेसिव चाइना को टैकल करना है। चाइना यहीं रुकने वाला नहीं है, चाइना का जो एम है वो पूरी दुनिया पर कब्जा करने का है। तो पूरी दुनिया में इंडिया भी आता है, और इंडिया तो उसका पड़ोसी मुल्क है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको एक नया विदेश नीति अपनाना पड़ेगा, या जो हमारा विदेश नीति है उसी में हमको कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, तभी जाके हम चाइना को अब टैकल कर पाएंगे। क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, इंडिया को जो इंडिया की स्टेबिलिटी है उसको बिगाड़ने को, उसको ख़त्म करने के लिए चाइना हर दिन कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है, चाहे वो नेपाल के थ्रू करे, पाकिस्तान के थ्रू करे, या डायरेक्ट इंडिया के साथ वो कन्फ्रंटेशन करे बॉर्डर पे। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं काफ़ी संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा, ये काफ़ी नहीं है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैंने कोशिश किया था इस वीडियो में कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके, कि बस हम इंडिया और चाइना को सिर्फ ऐसे ना देखें कि हम ट्रेड करते हैं या सीमा पे जो विवाद है सिर्फ वही है। कहने का मतलब कि आपको और भी चीज़ों के बारे में पता चल सके कि रिवर डिस्प्यूट भी है, टेररिज्म पे किस तरीके से चाइना जो है वो इंडिया को ब्लॉक करता है, इंडिया के रास्ता को रोकता है, सीपैक क्या है, तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो दोस्तों आप जाइए, बहुत से आर्टिकल जो है वो अवेलेबल है, वो आपको नेट पे सर्च करने पे बहुत से आर्टिकल मिलेंगे, आप वहाँ से जाके पढ़िए। चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में, सीपैक के बारे में पढ़िए। एंड दोस्तों आप ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में ज़रूर पढ़ें कि हमारे इंडियन नेवी ने किस तरीके से चाइना के कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय किया था और 6 दिन तक जलता रहा था। तो इस वीडियो का दोस्तों मेरा यही मकसद था कि आपको एक ओवरव्यू दिया जाए इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में। चाइना किस तरीके का नज़रिया रखता है, किस तरीके का सोच रखता है भारत के लिए, और भारत उसको किस तरीके से टैकल करने के प्रयास में हमेशा लगा रहता है। बहुत बार उसको सफलता मिलती है, बहुत बार नहीं मिल पाती है, लेकिन दोस्तों प्रयास तो हमको करना ही पड़ेगा। और चाइना के सामने हम घुटना तो टेक नहीं सकते। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, सॉवरन कंट्री है, एंड फ्रेंड्स हमको चाइना को टैकल करना ही पड़ेगा, हमको अपनी विदेश नीति को चेंज करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नॉलेजेबल लगा कि नहीं लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा। और दोस्तों अगर आप
चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरीके के ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए हर दिन लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों आप मेरे बाकी वीडियोज़ को भी जाके देखिए, ज़रूर देखिए। मैं इंडिया नेपाल के जो डिस्प्यूट चल रहे थे उस पर भी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं। इंडिया चाइना रिलेशन के बाद जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर भी मैंने कई सारे वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना एक ओवरव्यू दिया जाए, ये डिस्प्यूट से हटकर, ये करंट सिचुएशन से हट के एक ओवरव्यू दिया जाए इंडिया और चाइना के रिलेशंस पे। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था और आपको एक मैंने ओवरव्यू दिया इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो दोस्तों तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।